नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का दांव भी आ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है। उनका कहना है कि उनकी हमेशा से यही रही है कि वो इस पर कायम है कि जातियों को उनके आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार के रण में पार्टियां वोटों के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। रोजगार और कानून व्यवस्था से लेकर घोटालों की जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब बारी आ गई है नए सियासी औजारों को आजमाने की और इन सबके बीच नीतीश कुमार ने आरक्षण का दांव खेल दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। गुरुवार को एक आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के जुड़े संगठन ने ली है, जिससे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर धमकी दी गई है। इस आतंकी हमले में बीजेपी के नेता फिदा हुसैन, उमर अजम, उमर राशिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे देश में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद ए मिलाद के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ईद ए मिलाद 29 अक्टूबर की शाम से लेकर 30 अक्टूबर की शाम तक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि मिलादुन नबी की शुभकामनाएं। आशा है कि सभी में करुणा और भाईचारा कायम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा आज से शुरू हो गया है। पीएम मोदी गुजरात को इन दिनों में कई सौगात देंगे और आज शुक्रवार को पीएम मोदी गुजरात पहुंचकर केवड़िया में कई रोजगारों की शुरुआत करेंगे। शनिवार को पीएम राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी गुजरात में रहकर ही सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी शनिवार को ही सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्रालय ने गैर केंद्रीय कर्मचारियों को भी राहत देते हुए यह ऐलान किया है कि उन्हें भी एलटीसी की तरह के खर्च के बदले आयकर में छूट का लाभ दिया जाएगा और उन्हें इसके लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी कैश वाउचर की मदद से ऐसी गैर खाद्य चीजें खरीद सकेंगे जिस पर जीएसटी कम से कम 12% लगता हो। सरकार का कहना है कि वायरस संकट को देखते हुए कैश वाउचर देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि पुलवामा हमला उसी ने कराया था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मंत्री फवाद चौधरी ने न केवल पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ कबूल किया, बल्कि इसे इमरान खान की बड़ी कामयाबी भी बताया। इस बयान से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला उसी ने करवाया था। इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि मंत्री ने अपने ही शब्दों से अब यू टर्न ले लिया है और इतना बड़ा खुलासा करने के बाद वे खुद ही मुकर गए हैं। देश में वायरस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के आंकड़े डरा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में महामारी के नए मामलों का नया रिकॉर्ड बन गया है। एम्स के डायरेक्टर ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रदूषण के साथ मिलकर वायरस कहर बरपा सकता है। गुरुवार यानी 29 अक्टूबर को दिल्ली में महामारी के 5739 नए मामले सामने आए थे। फ्रांस में बीते दिनों पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाए जाने को लेकर पहले ही विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर फ्रांस और तुर्की के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब इस जंग में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भी ऐसा बयान दिया है जिसकी निंदा पूरी दुनिया में हो रही है। महातिर मोहम्मद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दर्जनों ट्वीट करते हुए फ्रांस की निंदा की और मुस्लिमों के प्रति द्वेष भाव रखने का आरोप लगाया। इनमें से एक ट्वीट में मोहम्मद महातिर ने कहा है कि मुस्लिमों को गुस्सा करने का और लाखों फ्रांसीसी लोगों को मारने का पूरा हक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता धीरे धीरे बेहद खराब होती जा रही है। इससे दिल्ली में लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। प्रदूषण का आलम यह है कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं शुक्रवार को सुबह सुबह धुंध छाने की वजह से अक्षरधाम के पास दिखाई देना मुश्किल हो गया। हरियाणा के अंबाला जिले में 1 नवंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। अंबाला नगर निगम के सचिव ने कहा है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 1 नवंबर से अंबाला शहर में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुकानदारों से अनुरोध किया जा रहा है कि ग्राहकों को सामान देने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल न करें। वहीं गाइडलाइन न मानने वाले धार्मिक स्थलों को नोटिस के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज द्वारा 1 नवंबर से किए जाने वाले आंदोलन की चेतावनी के बाद गहलोत सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने गुर्जर समाज को मनाने के लिए 3 और घोषणाएं भी की हैं। एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतनमान दिया जाएगा। आरक्षण आंदोलन में गोली लगने के बाद जिन 3 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी, उनके परिजनों को सामाजिक सहयोग से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। देश में वायरस के मरीजों का आंकड़ा 80,88,851 हो गया है। 24 घंटे में महामारी के 48,648 नए केस मिले हैं और 563 लोगों की जान चली गई है। संक्रमण के चलते अब तक 1,21,090 मरीजों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 73,73,375 लोग ठीक हो चुके हैं। अब देश में 5,94,386 मरीजों का इलाज जारी है।
महाराष्ट्र में महामारी के 5,902 लोग संक्रमित मिले। इसी के साथ वहां मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 16,66,668 हो गया है। इनमें से 1,27,603 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 14,94,809 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 43,710 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड 5,739 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,75,753 हो गया है। इनमें 3,38,378 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 30,952 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 6,423 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 1,861 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 2,465 लोग रिकवर हुए और 25 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। अब तक 4,70,895 लोग यूपी में संक्रमण की लपेट में आ चुके हैं। इनमें 24,858 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 4,46,054 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 6,983 हो गई है। दुनिया भर में महामारी के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,53,22,464 हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 11,86,243 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में वायरस के करीब 2,88,922 नए मामले सामने आए। वहीं 7,194 लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में अब तक 3,29,85,561 लोग ठीक हो चुके हैं। बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। रोजाना इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री नीरज ने दी है। उन्होंने कहा कि मामले के आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। फरीदाबाद पुलिस को जल्द से जल्द चालान अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नीरज ने कहा है कि बल्लभगढ़ प्रकरण की जांच एसआईटी अब 2018 से करेगी। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की आज 137वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है। ट्विटर पर तमाम लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गुजरात में जन्मे स्वामी दयानंद ब्राह्मण परिवार से थे। अयोध्या में एक बार फिर दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार का दीपोत्सव उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा, क्योंकि रामलला के मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद यह पहला दीपोत्सव है। योगी सरकार इस बार दीपोत्सव की बेहद ही भव्य ढंग से मनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रामलला की आरती उतारेंगे और उसके बाद ही दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बसपा ने एक सीट अपने नाम कर लिया है, लेकिन पार्टी विधायकों की संख्या घट गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने बागी रुख अख्तियार करने वाले अपने 7 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती का विश्वास खोने वाले 7 विधायकों में 3 मुस्लिम, 2 पिछड़ा वर्ग, 1 दलित और राजपूत विधायक शामिल हैं। बसपा के बहुजन के फार्मूले में दलित, पिछड़े और मुस्लिम ही आते हैं। ऐसे में तीनों ही वर्ग के विधायकों के बागी रुख अपनाने और सपा के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों से बसपा के सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण को गहरा झटका लगा है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।